नमस्कार दोस्तों। आज दिनांक 6 जुलाई 2021 को हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट साइकोलॉजी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो दिसंबर 2020 में एचपी टेट आर्ट्स और एचपी टेट नॉन मेडिकल में पूछे गए थे। तो ये टोटल 60 क्वेश्चन होंगे और ये आपको आगामी टेट में भी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं या फिर ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहते हैं जो कि अपेक्षाकृत डैश होते हैं। तो ये होते हैं स्थायी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पुरस्कार व दंड डैश कारक हैं। तो ये कारक है पुनर्बलित। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अंतस्रावी ग्रंथियों को नालिका विहीन ग्रंथियां कहा जाता है क्योंकि वे हार्मोन स्रावित करते हैं। तो इसका राइट आंसर है रक्त में सीधे डायरेक्ट इनटू द ब्लड। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि को डैश ग्रंथि भी कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मास्टर ग्रंथि। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है, विभ्रम एक गलत डैश है। तो ये है आपका प्रत्यक्षीकरण। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, आइजैक एक डैश मनोवैज्ञानिक था। तो ये कहाँ के थे, ये थे आपके ब्रिटिश के। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, व्यवहार हमेशा डैश होता है। तो बिहेवियर इज ऑलवेज, ये होता है काल्पनिक। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दोहराना डैश का एक भाग है। तो दोहराना किसका पार्ट है, यह है आपका सृजनात्मक चिंतन, क्रिएटिव थिंकिंग। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अचेतन विचारों की प्रक्रिया डैश से संबंधित है। तो यह है आपके उद्भवन से। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आरवी कैटल ने व्यक्तिगत परीक्षण बनाया था जिसे डैश से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है आपका 16PF। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, स्मृति लोप शब्द का तात्पर्य है द टर्म एमनीशिया रेफर्स टू। तो इसका राइट आंसर है स्मृति का खो जाना, लॉस ऑफ मेमोरी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निर्णय लेना डैश का एक प्रकार है। तो यह आपका समस्या समाधान का एक पार्ट है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक क्षमता को डैश द्वारा सुधारा जा सकता है। तो इसे सुधारा जा सकता है आपका सही प्रशिक्षण, प्रॉपर ट्रेनिंग के द्वारा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संवेदी माध्यम है। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, विजन, हियरिंग एंड टच। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, दीर्घकालिक स्मृति डैश तक रह सकती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी में लास्ट फॉर। तो ये रहती है आपकी लाइफ टाइम के लिए, यानी कि जीवन काल के लिए। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, बिना भिन्नता की परिकल्पना को कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है शून्य परिकल्पना, नल हाइपोथेसिस। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मैक्स बुदाइमर को डैश क्षेत्र में जाना जाता है। तो इन्हें जाना जाता है गेस्टोल्ट मनोविज्ञान के लिए। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, साइकी का अर्थ डैश है और लोगस का अर्थ है ज्ञान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आत्मा। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है। व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर है व्यवहार का विज्ञान, साइंस ऑफ बिहेवियर। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, फ्राइड ने कौन से संप्रदाय की स्थापना की। तो इन्होंने की थी आपकी मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अनुवंशिकता जीन्स में पाई जाती है जो कि डैश से मिलती है। तो ये मिलती है आपकी माता पिता से, पेरेंट्स से। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रत्यक्षीकरण संवेदना तथा डैश के योग से बनता है। तो ये बनता है आपका अर्थ, यानी कि मीनिंग के योग से बनता है। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अभिवृत्ति व्यक्ति की
डैश दिशा को दर्शाती है, तो ये दर्शाती है आपको विशेष यानी कि स्पेसिफिक डायरेक्शन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है लिकर्ट विधि डैश बिंदुओं का स्केल है, तो इसका राइट आंसर है 5 बिंदुओं का ये स्केल है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है स्ववास्तविकीकरण आत्मसिद्धि का सिद्धांत डैश द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो ये किया गया था आपके मैस्लो द्वारा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है दोनों एक्स और वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो ये किस में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके मेल्स में, ऑप्शन सी। मेल सेल्स में ये पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है जीन्स डैश में कार्य करते हैं, तो जीन्स किस में कार्य करते हैं, ये करते हैं आपके पेयर्स में, जोड़े में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान डैश का एक भाग है, तो मनोविज्ञान किसका भाग है, ये है आपका नैदानिक विधि, क्लिनिकल मेथड, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है परिकल्पना एक डैश होता है, तो परिकल्पना क्या है, ए हाइपोथेसिस इज ए थ्योरी टू बी टेस्टेड, सिद्धांत का ये प्रशिक्षण है और परीक्षण है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रयोगों को डैश, तो क्या किया जाता है प्रयोगों को, ये प्रयोगों को दोहराया जा सकता है, एक्सपेरिमेंट्स कैन बी रिपीटेड, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान में सबसे पुरानी विधि है, तो मनोविज्ञान में सबसे पुरानी विधि है आत्मनिरीक्षण, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई थी आपकी विलियम जेम्स द्वारा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आनुवंशिकता के असली वाहक हैं, तो आनुवंशिकता के असली वाहक है जीन्स, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अलग अलग होती है, परंतु यह डैश स्वरूप का पालन करती है, तो ये किसका पालन करती है, ये करती है आपकी अनुक्रमिक और व्यवस्थित, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर उसने अपनी चेतना को त्यागा, इसने अभी भी एक ढंग के व्यवहार को अपनाया हुआ है, ये किसने कहा है, तो ये स्टेटमेंट दी है आपकी वुडवर्थ ने, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल है, तो समाजीकरण की प्रक्रिया में शामिल है ये सभी मूल्यों और विश्वासों का अर्जन, एक संस्कृति की रीतियों और मानदंडों को सीखना, समाज के मानदंडों का अनुकूलन, तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है पियाजे ने शैशवावस्था को कहा है, पियाजे कॉल्ड द पीरियड ऑफ इन्फेंसी एज द, तो इसका राइट आंसर है आपका सेंसरी मोटर स्टेज, ऑप्शन ए, संवेदी प्रेरक अवस्था। अगला प्रश्न है वाइगोस्की के अनुसार सीखने को प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, तो इसका राइट आंसर है उसके सामाजिक संदर्भ से, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर है आपका आत्मास्करण से, एसिमिलेशन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया, तो ये किया गया था आपके चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जॉन डेवी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही डैश है, तो इसका राइट आंसर है आपका अधिगम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया था, तो इसका राइट आंसर है बहुबुद्धि सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी थी, ये दी थी आपकी हार्वर्ड गार्डनर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में ये जी कारक है, तो ये जी कारक स्मॉल जी कारक है आपका सामान्य बुद्धि, जनरल इंटेलिजेंस, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है एक 5 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 6 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी यानी कि IQ होगा उसका, तो इसका राइट आंसर है आपका 120, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है बालक की मानसिक आयु व शारीरिक आयु दोनों 7 वर्ष है, उसे किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा, तो उसे किया जाएगा सामान्य बुद्धि में, नॉर्मल इंटेलिजेंस में, ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर है, यदि कक्षा की गतिविधियां पर्याप्त रूप से चुनौतीपूर्ण नहीं हो तो वे कम उत्तेजित महसूस कर सकता है और उब सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कथानक पर सत्य परीक्षण यानी कि TAT एक प्रक्षेपी तकनीक है जिसका उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है, व्यक्तित्व के मापन के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी द्वारा विज्ञान की कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग सामाजिक विज्ञान की कक्षा में किया गया है। ये एक प्रकार है, तो ये किसका प्रकार है? ये है आपका धनात्मक अधिगम स्थानांतरण यानी कि पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो ये पाई जाती है आपकी वृद्धि में भी, अभिवृद्धि में भी, लैंगिक भिन्नता में भी, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जब कोई परीक्षण व्यक्ति की योग्यता का मापन निरंतर और सही रूप में करता है तो वे परीक्षण कहलाता है। तो ये परीक्षण कहलाता है विश्वसनीय यानी कि रिलायबल। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? तो इसका राइट आंसर है आपका ट्रू और फॉल्स। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है आपका अन्य सामान्य बच्चों के साथ, यानी कि अलोंग विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सभी के लिए विद्यालय में सभी के लिए शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, डिस्कैलकुलिया नामक अधिगम अशक्तता संबंधित है। तो जो डिस्कैलकुलिया है वो है आपकी मैथमेटिकल डिसऑर्डर है, ये गणितीय विकार से। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, शिक्षक ने रीता से कहा कि उसने गृह कार्य पूरा नहीं किया है अतः उसे खेल की कक्षा से वंचित रखा जाएगा। ये उदाहरण है, तो ये किसका उदाहरण है? ये है आपका दंड का, पनिशमेंट का। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा तत्व सुखवादी सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर है इंदम, यानी कि इसे कहते हैं। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? ये आपकी अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग से ये संबंधित है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हु प्रपोनेंटेड द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर? तो ये दी थी आपकी थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन सी। लास्ट प्रश्न है, उस सिद्धांत का नाम बताइए जो समस्या के आकस्मिक समाधान की वकालत करता है। तो इसका राइट आंसर है सूझ का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इनसाइट। ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये आज हमने HP टेट आर्ट्स और HP टेट नॉन मेडिकल का जो एग्ज़ाम दिसंबर 2020 में हुआ था उसके हमने साइकोलॉजी सेक्शन को डिस्कस किया, और ये सभी आंसर हमने प्रोविजनल आंसर की के बेस पर आपको मैंने ये बताया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आपको आगामी टैट में हेल्पफुल साबित हो सके। थैंक यू।